नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस में बहुत बहुत स्वागत है। बुधवार आज है, रात के 8 बज चुके हैं, मतलब समय हो चुका है एक बार फिर से चर्चा करने का इस सप्ताह के सबसे महत्वपूर्ण खबरों के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़े हुए। जैसा कि आपको पता है, हर बुधवार रात 8 बजे आपके समक्ष हम लेकर आते हैं ये कार्यक्रम, जिसमें हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर 2 में जो विषय है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उनसे जुड़ी हुई सबसे महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि ये जो विषय है, क्योंकि इससे ज्यादातर सवाल आप करंट अफेयर से जुड़े हुए पाते हैं, ज्यादातर सवाल वो होते हैं जो कि चर्चा में रहते हैं, इसीलिए हम वो हर एक छोटे छोटे मुद्दे आपके सामने लेकर के आते हैं ताकि आपकी तैयारी अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ी हुई अच्छे तरीके से हो जाए। तो पहले की तरह आज भी हम आपके सामने ये विषय लेकर के आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम इन 5 विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। हम चर्चा करने वाले हैं फ्रेंड शोरिंग के बारे में। फ्रेंड शोरिंग क्या होता है असल में और क्यों एकदम से चर्चा में आ गया है। फिर हम बात करने वाले हैं नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस में। हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक आयोजन किया गया था जहां पे कई सारे देशों ने शिरकत की, जहां पे सबसे जो अहम मुद्दा जिसके बारे में चर्चा हुई वो ये थी, किस तरह से हम जितने भी आतंकवादी गतिविधियों वाले संगठन हैं उन तक पैसे पहुंचने से कैसे हम रोक सकते हैं। फिर हम बात करेंगे अफगानिस्तान पर मॉस्को प्रारूप वार्ता के बारे में, जो भी हाल ही में हुई। G20 शिखर सम्मेलन जो बहुत ज्यादा चर्चा में था, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि G20 शिखर सम्मेलन से देश भर और दुनिया भर के लोगों ने क्या सीखा और इससे हम आगे अब क्या उम्मीद रख सकते हैं। फिर हम बात करेंगे गांधी मंडेला पुरस्कार की, जो हाल ही में दलाई लामा को दिया गया है। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हमारे आज के पहले विषय से, जो कि है फ्रेंड शोरिंग। अब ये फ्रेंड शोरिंग क्या है और ये चर्चा में क्यों आ गया है। बहुत आसान भाषा में अगर मैं कहूं, फ्रेंड शोरिंग का मतलब है कि अब बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने कारोबार किसी ऐसे देश में लेकर के जाना चाहती हैं जिनके रिश्ते उनके खुद के देश से बेहतर हों। मान लीजिए अमेरिका की कोई बड़ी सी कंपनी है, एप्पल का उदाहरण लीजिए, जो आईफोन बनाते हैं। अभी उनकी आईफोन बनाने की जो फैक्ट्रियां हैं वो दुनिया भर में फैली हुई हैं। चीन उसमें से सबसे बड़ी फैक्ट्रियों वाला देश है। तो ज्यादातर आईफोन दुनिया भर के लोग जो भी खरीदते हैं वो आमतौर पर चीन में ही बनते हैं। अब क्योंकि एप्पल अमेरिका की कंपनी है, उनको यह डर हमेशा सताता रहता है कि अमेरिका और चीन के बीच जो संबंध है वो कभी भी बिगड़ सकते हैं। और क्योंकि वो संबंध कभी भी बिगड़ सकते हैं, वो चाहते हैं कि वो अपना कारोबार, अपनी फैक्ट्री किसी ऐसे देश में लगाएं जिनके मूल्य, जिनका काम करने का तरीका, जिनका इतिहास अमेरिका से मिलता जुलता है, ताकि ऐसे देश की अमेरिका से लड़ाई होने की संभावना बहुत ही कम हो। इसलिए आपने देखा होगा कि एप्पल ने भी इस बात की घोषणा की कि वो भारत में अपने आईफोन की जो पूरी फैक्ट्री है उसको शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। इस पूरे की पूरी जो हमारी ये परियोजना है, इसको फ्रेंड शोरिंग कहा जाता है। मतलब फ्रेंड शोरिंग कहा जाएगा जहां पे आप अपने दोस्त जो देश हैं वहां पर जाकर ही आप अपना कारोबार लगाएं और बाकी देशों में ना लगाएं। ये एक सोची समझी रणनीति होती है, क्योंकि कारोबारी कभी ये नहीं चाहते कि दो देशों के बीच में वो फंस करके रह जाए। जैसे कि मैंने कहा, ये फ्रेंड शोरिंग एक रणनीति है जहां पे अपने ही जैसे मूल्यों वाले देश को देखा जाता है कि कौन सा ऐसा देश है जिनके काम करने का तरीका, सरकार के काम करने का तरीका हमारे सरकार के काम करने के तरीके से मिलता जुलता है। असल में सारे कारोबारी अपने खतरे को कम करना चाहते हैं। खतरा मतलब इन कारोबारियों को जब भी लगेगा कि कोई ऐसा देश जहां पे इनका काम करने से इनके कारोबार को खतरा पहुंच सकता है, ऐसे हर देश से वो बच करके किसी और देश में अपना कारोबार लेकर के जाना चाहते हैं। इसी को एलाय शोरिंग भी कहा जाता है। अंग्रेजी में जो एलाय शब्द है, इसका मतलब दोस्त या साथी ही होता है। तो फ्रेंड शोरिंग या एलाय शोरिंग, इनमें से जो भी आप शब्द देखें, दोनों का मतलब एक ही है कि अपने दोस्त जो आपके देश है वहां पर अपना कारोबार लेकर के जाए। जैसा मैंने कहा, एप्पल ने अभी आईफोन के बारे में कहा कि वो चीन से भारत स्थानांतरित करना चाहेगा अपनी फैक्ट्रियों को। अब ये अमेरिका से इसकी बातचीत शुरू हुई है। हाल ही में अमेरिका ने ये एक घोषणा की कि उन्हें लगता था कि रूस में भी अब उनके संबंध बेहतर हो रहे हैं। रूस ने भी यूरोप के साथ मिलकर काफी समय से अपने आप को एक भागीदार बनाने की कोशिश की है, जहां पे रूस यूरोप को ऊर्जा देता है, यूरोप को तेल, यूरोप को गैस,
ये जो भी सप्लाई करनी होती है सब रूस से आती है। और अगर यूक्रेन युद्ध से अगर आप पहले की बात करें तो रूस ने कभी धोखा नहीं दिया यूरोपीय देशों को जब वो तेल और पेट्रोल के बारे में बात होती है। लेकिन हाल ही में जब यूक्रेन रशिया का युद्ध हुआ तो इससे समझ में आ गया कि अगर इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं तो हर देश को बहुत दिक्कत हो सकती है। जैसे अभी यूरोपीय देशों में जो दिक्कत चल रही है, जो मुद्रास्फीति चल रही है, बहुत ज्यादा कठिनाई हो रही है गरीबों को रहने में इस समय यूरोप में, उसके बहुत सारे कारण हैं। उसमें से एक कारण यही है कि वहां पे जो प्राकृतिक गैस है, जो तेल है, उसके दाम इतने ज्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि वो जो सप्लाई रूस से आती थी उसमें रुकावट आना शुरू हो गई है। तो फिर से एक बार दोबारा से इस बात के बारे में चर्चा होने लगी है कि क्या हमें उन्हीं देशों से कारोबार करना चाहिए जो कि हमारे दोस्त हैं? क्या हमें उन्हीं देशों में अपना कारोबार, अपनी फैक्ट्रियां, अपने कारखाने लगाने चाहिए जहां के मूल्य हमारे मूल्यों से मिलते जुलते हो, ताकि आगे जाके हमें वो परेशानी ना पैदा करें? और इसीलिए रूस के इस परेशानी से, रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है, इसमें परेशानी यूरोपीय देशों को देखने को मिल रही है। इसी से ये सीख लेकर कई सारे देश अब अपने कारखाने, फैक्ट्रियां इनको दूसरे देशों में लगाने की कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं, चीन के बारे में भी ये सब कुछ कहा जाता है। दुनिया भर में जाहिर है कि चीन की जो सरकार है वो अपने नागरिकों को किसी भी तरीके की स्वतंत्रता नहीं प्रदान करती है। दुनिया भर में यह माना जाता है कि चीन की फैक्ट्रियां हैं, वहां पे सस्ता सामान बनने के बहुत सारे कारण हैं। उसमें से एक कारण यह भी है कि जबरन लोगों से उस फैक्ट्री में 18-18, 20-20 घंटे तक काम कराया जाता है और उन्हें कम तनख्वाह दी जाती है। इसीलिए वहां पर जो चीजें हैं वो सस्ते मूल्य में बन सकती हैं। इन सबको ध्यान रखते हुए यूरोप और दुनिया के ऐसे पश्चिमी देश जो कि कहते हैं कि नहीं, हमें मानवाधिकारों पे बहुत ध्यान देना है, उन देशों में भी अब ये मांग उठने लगी है कि हमें चीन से अपना कारोबार हटा के किसी और देश में लेकर के जाना चाहिए। अब ये कहने को तो अच्छा है, कहने को आसान है, लेकिन किसी भी बड़े कारोबार को एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर के जाना बहुत बहुत कठिन होता है। ये कहना आसान है कि एप्पल अपनी जितने भी कारोबार है, अपनी फैक्ट्री है, वो चीन से हटा के भारत ले आए, लेकिन वो करोड़ों अरबों के निवेश के बाद जो इतना बड़ा कारोबार खड़ा किया जाता है उसको आप जड़ से उखाड़ के दूसरे देश में एक रातों रात नहीं लेकर के आ सकते। दूसरी बात, अगर आप फ्रेंड शोरिंग या इसी तरीके की रणनीति को अपनाएंगे, इसका मतलब है कि जो पूरे देश, पूरी दुनिया का जो वैश्वीकरण हो रहा है ये उसके विरुद्ध जाता है। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, मतलब कि दुनिया भर में सारे के सारे देश मिलकर के काम करें, जो देशों के बीच की जो सीमाएं हैं उनको मिटाया जाए, एक देश से दूसरे देश आने जाने में, सामान को लेके जाने में आसानी हो। जब आप फ्रेंड शोरिंग की बात करते हैं तो ये उससे एक उलट बात है। मतलब आप दुनिया भर में जो आपका कारोबार फैला है उसको समेटना चाहते हैं केवल कुछ ही देशों में, और ये बात कई लोग कहते हैं कि आगे आने वाले समय के लिए शायद अच्छी नहीं होगी, क्योंकि अगर आप कुछ ही देशों पर निर्भर रहेंगे कि इन्हीं देशों में हमारा कारोबार होगा, इन्हीं देशों में हमारी फैक्ट्री होगी, तो भी आगे जाकर वो आपके लिए एक गलत संकेत पैदा कर सकता है। यही नहीं, आपूर्ति श्रृंखलाओं को पूर्वी एशिया से दूर ले जाने से लंबे समय में सुरक्षा बढ़ सकती है। आपूर्ति श्रृंखलाएं मतलब कि सप्लाई चेन मतलब कि जितना भी ज्यादातर सामान दुनिया भर में बनता है उसके जो छोटे छोटे अंश होते हैं वो आप आमतौर पर एशिया में, चाइना में बनता देखते हैं, क्योंकि चीन में ये सब चीज सस्ती मिल जाती है। तो अगर आप चीन से उठा करके दूसरे देशों में, जो एशिया में ही पूर्वी एशिया में देश हैं, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इन जैसे देशों में अगर आप लेकर के जाते हैं तो आगे आने वाले समय में ये विकासशील देशों और विकसित देशों दोनों के लिए काफी बेहतर हो सकता है। इसीलिए फ्रेंड शोरिंग के बारे में इतनी चर्चा हो रही है। दूसरा मुद्दा जिसके बारे में हम आज चर्चा करना चाहेंगे वो है हाल ही में हुई नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस। ये नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस हाल ही में नई दिल्ली में हुई, जहां पे बहुत सारे देशों के नेताओं ने शिरकत की और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी वहां पे भारत की तरफ से भारत का बयान रखा। अब ये कॉन्फ्रेंस क्या है और ये कॉन्फ्रेंस करने के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या है? कभी आपने सोचा है कि जितने आतंकवादी संगठन होते हैं, अगर वो किसी आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देते हैं, मानिए कहीं पे बम विस्फोट करना, मानिए किसी देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ना, बड़ी बड़ी बंदूकें लेकर के आना, हथियार लेकर के आना, अगर आपने कभी सोचा है कि इन्हें पैसा कहां से आता है, कौन है जो इनको पैसा दे रहा है?
सरकारें तो ऐसे चलती हैं कि जो आम नागरिक होते हैं वो सरकारों को टैक्स देते हैं, लेकिन ये तो सरकारें नहीं है, ये तो आतंकवादी संगठन है, तो इनको पैसा आता कहां से है? अब इसके अलग अलग तरीके होते हैं कि पैसा आता कहां से है। आमतौर पर कभी कभी आतंकवादी संगठन ऐसे इलाके पर कब्जा कर लेते हैं जहां कुछ ना कुछ ऐसा उगता है जो वो दुनिया भर में बेच सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे अफ्रीका में कई सारे संगठन हैं जो जबरन जिन्होंने कब्जा कर रखा है सोने की, हीरे की खदानों पर। जब वो सोना हीरा वहां से निकलता है तो वो और देश में बेच करके उससे पैसा कमाते हैं। इसी तरह से अगर आप तालिबान की बात करें तो वहां पे अफीम पे बहुत ज्यादा निर्भर है। अफगानिस्तान में अफीम उगती है, वो अफीम को उगाते हैं और उसे एक दूसरे देशों में भेजने की कोशिश करते हैं, जबकि दूसरे देशों में इसे भेजना गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी वो इससे पैसा कमाते हैं। अगर आप भारत में बात करें कि नक्सलवादियों के पास पैसा कहां से आता है, तो आप ध्यान देंगे कि नक्सलवादी उन्हीं इलाकों में है जहां पे कोयले की खदानें बहुत सारी हैं भारत में, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो उन्होंने कई सारे ऐसे क्षेत्रों पर कब्जा कर रखा है जहां से वो कोयला निकालते हैं गैर कानूनी रूप से और बेचते हैं। मतलब कि ये दुनिया भर में जाहिर है कि अगर आपको किसी भी आतंकवादी संगठन को रोकना है, उनके काम करने के तरीके पर रोक लगानी है, तो सबसे अच्छा तरीका उसका यह है कि जो उनको पैसा आ रहा है अलग अलग गतिविधियों से, उस पर रोक लगाई जाए। अगर आप अलग अलग गतिविधियों से आने वाले पैसे पर रोक लगा देंगे तो अपने आप पाएंगे कि उन आतंकवादी जो गतिविधियां हैं वो कम हो गई। अगर आपको याद हो, जब प्रधानमंत्री मोदी ने आकर ये घोषणा की कि हम 500,000 के नोट पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, तो उन्होंने ये भी कहा कि प्रतिबंध लगाने के पीछे जो बहुत सारे उद्देश्य है, उसमें से एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये है कि वो चाहते हैं कि जो आतंकवादी संगठन हैं जिनके पास शायद पुराने नोट हैं, उन नोटों को बर्बाद कर दिया जाए। मतलब कि ये सरकार भी समझती है कि अगर आपने जो पैसा आ रहा है आतंकवादी संगठन को, अगर उस पर रोक लगा दी तो आप बहुत आराम से उनकी गतिविधियों पर रोक लगा सकते हैं। और इसीलिए ये कॉन्फ्रेंस हुई जहां पे बहुत सारे देश आकर के ये चर्चा करते हैं कि हम किस तरह से आतंकवादी संगठनों को जो पैसा जा रहा है उस पर रोक लगाए। ये इसका तीसरा एक सम्मेलन था इसी आपके शिविर का, आतंकवाद के लिए धन नहीं। जैसे मैंने कहा दिल्ली में हुआ था, भारत इससे पहले भी आयोजित करना चाहता था, लेकिन 2018 में सम्मेलन होने के बाद 2019 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ। 2020 में जब भारत इसे आयोजित करना चाहता था तो जैसा कि आपको पता है विश्व भर में महामारी हुई, जिसके कारण इसको स्थगित कर दिया गया। तो 2020 से स्थगित करते करते अब 2022 में भारत ने इस सम्मेलन को आयोजित किया है। यहां पे 72 देश और 15 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने हिस्सा लिया और विचार विमर्श किन बिंदुओं पर हुआ? विचार हुआ कि आतंकवाद और आतंकवादी वित्तपोषण में वैश्विक रुझान, मतलब कि जो पैसा जा रहा है आतंकवादी और आतंकवादी गतिविधियों के लिए, उसमें कैसे हमें रोक लगानी चाहिए। विश्व भर में सारे के सारे देशों को साथ में आकर के इस पर बातचीत करनी चाहिए। दूसरा, आतंकवाद के लिए धन के औपचारिक और अनौपचारिक चैनलों का उपयोग, मतलब कि किस तरह से आतंकवादी संगठन अलग तरीके से पैसा कमा रहे हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, चाहे तालिबान का उदाहरण हो, चाहे अफ्रीका में आप देखें, वो देश जहां पे उन्हें कुछ ऐसी चीज मिल जाती है आतंकवादी संगठनों को जिसे वो बेच सकते हैं। जैसे कि जब इस्लामिक स्टेट आईसिस का जन्म हुआ था, तब जब वो बहुत बड़े विशाल एक संगठन के रूप में काम कर रहे थे, दुनिया भर में आतंक फैला रहे थे, तो उन्होंने भी खाड़ी देशों में ऐसे देशों पर कब्जा करना चाहा जहां से वो कच्चा तेल निकाल सके और तेल निकाल के बेच सके और पैसे कमा सके, क्योंकि पैसे के बिना कोई भी ऐसा आतंकवादी संगठन नहीं चल सकता। उभरती प्रौद्योगिकियां और आतंकवादी वित्तपोषण, किस तरीके से नई नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है आतंकवाद में, उनसे निपटने के लिए हम देशों को क्या करना चाहिए, और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने में चुनौतियों का समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। देखिए, आतंकवाद एक ऐसी चीज है जिसका मुकाबला कोई भी एक या दो देश नहीं कर सकते। जब तक पूरे विश्व भर के देश आपस में साथ में ना आए और ये बात ना कबूलें कि हाँ ये परेशानी केवल आपकी या हमारी नहीं, हम सब की परेशानी है, इस सहयोग के बिना कभी भी आतंकवाद जैसी दिक्कत को उसका सामना नहीं किया जा सकता है। क्योंकि अगर एक आतंकवादी भारत में कुछ करता है और बाद में जाके पाकिस्तान या चीन छुप जाता है और वहां के देशों जब आतंकवादी मानते ही नहीं है, तो ऐसे में भारत ज्यादा कुछ नहीं कर सकता उनकी सीमा के अंदर जाकर।
उन देशों को भी समझना पड़ेगा कि आगे जाके ऐसा भी हो सकता है कि कोई आतंकवादी आपके यहां कोई गलत गतिविधि को अंजाम देकर हमारे देश में आके छुप जाए। तो अगर सारे देशों को एक साथ मिलकर इस आतंकवाद पर काबू पाना है तो सबको सहयोग करना पड़ेगा। इस सम्मेलन में भारत ने क्या क्या कहा? भारत ने कहा कि हम अफगानिस्तान में शासन परिवर्तन की मांग रखते हैं। हम चाहते हैं कि तालिबान सरकार हटे और एक लोकतांत्रिक सरकार वापस आए अफगानिस्तान में। आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकाने जहां पर हैं, जिन जिन देशों में, खासकर पाकिस्तान में, वहां पे उन सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि इन सारे के सारे संगठनों के जितने भी ठिकाने हैं उनको हटाया जाए वहां से। इसके अलावा डार्क नेट और क्रिप्टो जैसी उभरती जो तकनीकें हैं उनसे खतरा। डार्क नेट क्या है? ये एक ऐसा इंटरनेट है जो कि जिसको ट्रैक करना बहुत कठिन होता है। अभी आप जो भी इंटरनेट पर वेबसाइट इस्तेमाल करते हैं उसको ट्रैक करना आसान है। सरकार जान सकती है आपने कौन सी वेबसाइट देखी, कब देखी, इसकी तकनीक होती है। लेकिन ऐसा ही एक इंटरनेट होता है डार्क नेट, जहां पे किसी की भी गतिविधियों के बारे में पता लगाना बहुत कठिन होता है और आतंकवादी और अपराधी इसका ही इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ क्रिप्टो करेंसी भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर के उभरा है। हाल ही के दिनों में हमने देखा है कि अब कई सारे अपराधी, आतंकवादी संगठन जब वो फिरौती की मांग रखते हैं तो अब वो कहते हैं कि हमें क्रिप्टो में जो बिटकॉइन है उनमें आप पैसे दीजिए, क्योंकि ये पता लगाना कि बिटकॉइन कहां से कहां जा रहा है, किसके पास है, ये पता लगाना असंभव है। पैसे की तरह इसको आप ट्रैक नहीं कर सकते और इसीलिए इससे और खतरा बढ़ता जा रहा है। आतंकवाद समर्थक देशों की लागत, कई सारे ऐसे देश हैं, पाकिस्तान जैसा कि हम लोग मानते हैं, जो आतंकवाद को और ज्यादा बढ़ाते हैं और दुश्मन और देशों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। ऐसे देशों को ध्यान में रखना चाहिए कि आतंकवाद उनके यहां भी उतनी ही बुरी तरह फैल सकता है जितना कि और देशों में। और संगठित अपराध से अलग खतरा है। संगठित अपराध मतलब आतंकवाद देखिए होता है जहां पे हिंसा हो रही है, लोगों को मारा जाता है। संगठित अपराध मतलब होता है जहां आप हिंसा से लोगों को मार तो नहीं रहे हैं लेकिन फिर भी आप देश को क्षति पहुंचा रहे हैं। कैसे? गैर कानूनी पदार्थ जैसे कि हेरोइन, अफीम, इन सबको जब आप इनका कारोबार करते हैं गैर कानूनी रूप से, या फिर आप किसी और तरीके से देश में क्षति पहुंचाना चाहते हैं, लोगों का स्वास्थ्य बिगाड़ना चाहते हैं, ये होता है संगठित अपराध। इससे भी दुनिया भर में देशों को खतरा है। भारत आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए बहुत सारे अलग अलग कानून लेकर के आया है। बहुत सारे निकाय की स्थापना हमने की है, जैसे कि यूआपा, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम संशोधन अधिनियम, भारत में आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए सबसे बड़ा कानून है जिसका इस्तेमाल सरकार करती है। यही नहीं, सरकार जानकारी एकत्रित करने के लिए नेट ग्रिड की स्थापना सरकार ने की है। नेट ग्रिड मतलब कि एक ऐसी प्रणाली है जहां पे सरकार के अलग अलग सुरक्षा बल जो भी उन्हें संदिग्ध व्यक्ति मिलता है उसकी जानकारी वहां डाल सकते हैं और वो एक दूसरे से जानकारी साझा कर सकते हैं। आतंकवादी हमलों में त्वरित प्रतिक्रिया सुरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को भी एक ऑपरेशनल हब बनाया गया है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसको एनएसजी कहा जाता है, इसकी स्थापना जब मुंबई में 26/11 के आतंकवादी हमले हुए उसके बाद की गई थी। और भारत सरकार में जब भी आतंकवाद से लड़ने के लिए किसी भी सेना को ढूंढा जाता है तो सबसे पहले एनएसजी का ही नाम आगे आता है। आज का तीसरा विषय है अफगानिस्तान के विषय पर मॉस्को प्रारूप वार्ता हुई जिसमें भारत ने भी हिस्सा लिया। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, मॉस्को प्रारूप वार्ता ये रूस आयोजित करता है। अलग अलग मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अपने दोस्त जो भी इनके देश हैं उनको बुलाते हैं। इस बार की जो वार्ता हुई वो अफगानिस्तान को लेकर के हुई। किस तरह से अफगानिस्तान में अभी भी सत्ता बदलाव की आवश्यकता है, किस तरह से देशों की जिम्मेदारी है, खासकर की जो पड़ोसी देश उनकी जिम्मेदारी है कि अफगानिस्तान में अच्छे से सरकार चले और अफगानिस्तान में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो। ये मॉस्को प्रारूप, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, ये रूस आयोजित करता है। इसमें रूस, अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, ईरान और भारत के विशेष प्रतिनिधि विचार विमर्श करते हैं और ये 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी। इस समय जो बैठक है उसमें तालिबान अधिकारियों के साथ साथ भारत, चीन, पाकिस्तान, ईरान और अन्य मध्य एशियाई जो देश हैं उनके 10 देशों का एक समूह शामिल है जिसको कि आप आसियान बोलते हैं। अब ये जो मॉस्को प्रारूप है, जैसा कि मैंने कहा, ये एक मॉस्को की पहल है जहां पर वो ये बताना चाहते हैं दुनिया को कि देखिए दुनिया भर के जो सबसे अहम मुद्दे हैं उन पर भी हम चर्चा करते हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए कि जब भी कोई देश अपने आप को विश्व गुरु या दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनाने की कोशिश करता है या दावा करता है कि अब ऐसे देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे रूस हो,
इन बड़े बड़े देशों की पहचान ये होती है कि ये केवल अपने मुद्दों पर चर्चा नहीं करते, ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम अपने मुद्दे तो सुलझा ही लेंगे, दुनिया भर में जो दिक्कतें चल रही हैं हम उन मुद्दों पर भी बातचीत करते हैं, हम उन मुद्दों पर भी लोगों की मदद करते हैं। अब जैसे अब अमेरिका को देखिए, दुनिया भर में कहीं भी कोई दिक्कत हो तो वो पहुंच जाते हैं अपनी सेना लेके कि नहीं नहीं हम बताएंगे क्या ठीक है, हम बताएंगे क्या गलत है। चीन को देखिए, छोटे छोटे देश हैं जहां पे चीन मदद कर रहा है पैसे देके, अफ्रीका में चीन का पैसा बह रहा है, अलग अलग जगह पे चीन बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना रहा है। रूस भी इन सबसे पीछे नहीं रहना चाहता है। रूस का मानना है कि भाई हमारे देश में जो हो रहा है वो तो हम संभाल ही लेंगे, लेकिन हम भी चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी जो पहचान है हम उसको और बढ़ाने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं उस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। तो इस तरह की जब चर्चाएं होती हैं कि भाई अफगानिस्तान में क्या होना चाहिए, सीरिया में क्या होना चाहिए, या अलग अलग देशों में क्या होना चाहिए, विश्व के अलग हिस्सों में क्या होना चाहिए, ये जब कोई देश आयोजन करता है इसका, तो वो दुनिया को ये दिखाने के लिए होता है कि देखिए हम भी हैं जो दुनिया के मामलों पर चर्चा कर सकते हैं और हम भी इस पर फैसला ले सकते हैं। इस बैठक में अमेरिका नहीं शामिल हुआ, तालिबान ने भी इस वार्ता में भाग नहीं लिया, क्योंकि तालिबान के बारे में ही ये वार्ता हो रही थी कि इस अफगानिस्तान के क्षेत्र में स्थिरता कैसे लेकर के आई जाए। बैठक का परिणाम क्या निकला? पहला, युद्धग्रस्त देश में राष्ट्रीय सुलह बनाने के लिए बातचीत में सभी अफगान जातियों, समूहों और अल्पसंख्यकों के सम्मान का आह्वान किया गया। मतलब कि जब से अफगानिस्तान से अमेरिका वापस गया है, तालिबान का शासन वहां पे है, तब से ऐसे लोग जो कि तालिबान के विरोधी रहे हैं, जिन्होंने हमेशा तालिबान के जो काम है, तालिबान का जो काम करने का तरीका है, उनकी निंदा की है, उन्हें हमेशा के लिए अब अफगानिस्तान सरकार से बाहर रखा जा रहा है। उन्हें वापस सरकार में लेकर के आना और उनसे तालमेल बिठा करके सरकार को चलाना, हर जाति हर समूह का कोई ना कोई प्रतिनिधि हो, ऐसी सरकार में यह मांग की गई। दूसरा, रूसी मेजबान ने पिछले 2 दशकों के दौरान नाटो बलों की कार्रवाई के कारण अफगानिस्तान में नागरिक नुकसान पर श्वेत पुस्तक प्रस्तुत की। मतलब रूस ने यह कहा कि पिछले 2 दशकों से अमेरिका और अमेरिका के जितने साथी देश हैं नेटो, वो अफगानिस्तान में थे, और अफगानिस्तान का जो अभी हाल है उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण यही है कि नेटो के जितने भी लोग वहां पे थे, नेटो के जितने भी सैन्य बल वहां पे थे, उन्होंने इतना ज्यादा वहां पे नुकसान किया अफगानिस्तान के लोगों का कि वो उनसे अभी भी नहीं उभर पा रहे। ये रूस का कहना है, क्योंकि रूस का ये सम्मेलन था तो उन्हें बोलना ही था पश्चिमी देशों के खिलाफ कुछ। वार्ता में प्रतिनिधियों ने वॉशिंगटन द्वारा अफगानिस्तान की संपत्ति को पूर्ण रूप से हटाने का भी आह्वान किया। अब इसका मतलब क्या है? अमेरिका ने क्या किया है, जब से तालिबान ने कब्जा किया अफगानिस्तान के ऊपर, अफगानिस्तान सरकार की जितनी भी संपत्ति है अमेरिका में या और देशों में, वो उन्होंने वापस देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने उस पर रोक लगा दी है कि आप अब इन संपत्ति को बेच नहीं सकते, इनसे पैसा नहीं कमा सकते हैं। तो क्या हो रहा है कि अफगानिस्तान की जो सरकार है उनके पास पैसों की बहुत कमी है, क्योंकि उनके पास जितनी संपत्ति थी जो अफगानिस्तान के बाहर थी उस पर एक तरीके से रोक लगा दी गई है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो आह्वान किया गया है अमेरिका से कि वो प्रतिबंध को हटाइए और जो अफगानिस्तान की सरकार है उन्हें इस्तेमाल करने दीजिए अपनी संपत्ति को। वहीं पे तालिबान की जो सरकार है उनसे भी अनुरोध किए गए हैं। क्या? पहला, जो अफीम की खेती है उसे रोकें। हमने पिछले भी एक ऐसी सीरीज में चर्चा की थी, अगर आपको याद हो, भारत ऐसे भौगोलिक क्षेत्र में कि हमारे पूर्व पश्चिम दोनों तरफ अफीम की खेती बड़ी मात्रा में होती है, इसलिए भारत में गैर कानूनी होते हुए भी अफीम दोनों तरफ से आती है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के लिए पैसे कमाने का बहुत अच्छा जरिया है। इन्हें कहा गया है कि आप अपनी तरफ से अफीम की खेती को रोकें, नशीली दवाओं की तस्करी को खत्म कीजिए, क्योंकि इससे बाकी जो देश हैं आपके आसपास के उन्हें बहुत नुकसान होता है। अत्याचार बंद करिए। जैसा मैंने कहा कि जब से तालिबान की वापसी हुई है उन्होंने शिया हजारों पर हमले की एक श्रृंखला शुरू कर दी है। जितने भी विरोधी हैं तालिबान सरकार के समय अफगानिस्तान में, बहुतों को उसमें से चुन चुन करके मारा जा रहा है। ऐसे लोग खास करके जो अमेरिका के साथ खड़े होते थे जब अमेरिका यहां पर था, इसको बंद करने की बात की गई है। समावेशी सरकार का गठन करिए। अभी सरकार में केवल जो तालिबान के ही जो मुखिया हैं, तालिबान के ही जो बड़े बड़े नेता हैं, उन्हीं को जगह मिली है।
तालिबान के बाहर जो उससे पहले सरकार चल रही थी उसमें से किसी को भी तालिबान की सरकार में जगह नहीं मिली है। तो मांग है कि सरकार अगर आपको सही से चलानी है और आपको देश का भला करना है तो केवल अपने नेता मत रखिए, अपने तालिबान के बाहर से भी नेताओं को लेकर के आइए, ताकि देश की सरकार ऐसी बने कि देश का भला हो आगे जाने के बाद। आज का चौथा विषय जो शायद सबसे बड़ी खबर था पिछले कुछ हफ्तों की, वो था G20 सम्मेलन। G20 सम्मेलन 2022 का बहुत सारी बातें हुई, इसमें इंडोनेशिया में बाली में हुआ। इसके साथ ही साथ भारत अब अगले G20 सम्मेलन का आयोजन करेगा और यह बात भारत के लिए भी बहुत बड़ी है। अब यह बात याद रखिएगा, आम लोग ये बोले कि भारत को G20 सम्मेलन आयोजित करने की अब बारी आई है तो ये बहुत बड़ी बात है, भारत का कद बढ़ गया है। लेकिन आप एक यूपीएससी के परीक्षार्थी हैं, आपको समझना चाहिए कि हाँ, भारत का कद बड़ा है या छोटा हुआ है की बात नहीं है। ये जो G20 सम्मेलन है, ये जो आयोजन किया जाता है, एक एक साल एक एक सदस्य देश को मौका मिलता है। तो इंडोनेशिया के बाद भारत का ही नंबर आना था और भारत के बाद तय है कि ब्राजील का ही नंबर आएगा। तो इसमें सरकार की कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है कि सरकार ने कुछ ऐसा कर दिया तो G20 सम्मेलन भारत में आयोजित होगा। यह आप याद रखिएगा, वो भारत में ही आयोजित होना था। ये पहले से ही तय कार्यक्रम होते हैं कि एक एक करके हर जो भी देश है G20 में, सबको ये मौका मिलेगा आगे बढ़ाने का। अब जैसे मैंने कहा, G20 का जो हाल ही में आपका वार्षिक शिखर सम्मेलन था इंडोनेशिया में, वो भी खत्म हुआ। इंडोनेशिया में जो थीम थी वो थी रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। जैसा कि आपको पता है, दुनिया भर में देश महामारी के बाद से अभी भी उभर रहे हैं। तो जो थीम रखी गई थी वो ये थी कि साथ में सब उभरेंगे और मजबूत होकर सब आगे बढ़ेंगे। अब भारत G20 की अध्यक्षता का कार्यभार भारत को मिल गया है और 2023 में भारत में आयोजित होगा। भारत सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि वो इसका आयोजन कश्मीर में करने वाले हैं, जहां दुनिया भर के बड़े बड़े नेता आएंगे, सबको न्योता दिया जाएगा। इस शिखर सम्मेलन में क्या क्या बातचीत हुई? जो जरूरी बिंदु पर बातचीत है वो जैसा कि सबको उम्मीद थी, सबसे पहला रूस के जो आक्रमण की सबने निंदा की इस G20 सम्मेलन में। जैसा कि आपको पता है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नहीं आए जैसा कि उम्मीद थी और उनकी काफी निंदा की गई। अर्थव्यवस्था पर ध्यान देने की बात की गई। जैसा कि आपको पता है, बहुत सारी चीजें एक साथ हुई हैं विश्व की अर्थव्यवस्था में। महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध, जिसके बाद से विश्व की अर्थव्यवस्था पर बहुत बहुत गहरा असर पड़ा है। सब देशों ने यह तय किया है कि हम मिल करके अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने की कोशिश करेंगे। खाद्य सुरक्षा, जैसा कि आपको पता है, यूक्रेन रूस के युद्ध के बाद गेहूं, चावल, इन सारी चीजों की जो मूल्य हैं उसमें काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। खासकर गरीब देश, अफ्रीका के देश, जहां पे लोग निर्भर रहते हैं इस बात पे कि उन्हें सस्ते दाम पर ये जो अनाज है वो उपलब्ध कराया जाएगा, वो उपलब्धता में कमी आई है, तो इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन, जिसके बारे में भी COP27 भी हुआ था। मतलब पूरा का पूरी दुनिया इस समय प्रदूषण के एक ऐसे दौर से गुजर रही है कि अगर हमने जल्द ही अगर उस पर काबू नहीं किया तो हमारा जो पर्यावरण है वो रहने लायक नहीं रह जाएगा। तो जो पर्यावरण है उसको बचाने के लिए, पर्यावरण की जो स्थिति है उसको बेहतर करने के लिए भी काफी बातचीत हुई। डिजिटल परिवर्तन, किस तरह से देशों को आपस में एक दूसरे से जानकारी साझा करने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह से हम डिजिटल की तरफ जाएंगे तो वो सारे देशों के लिए बेहतर रहेगा। और हाँ, स्वास्थ्य, अभी हम महामारी से अभी उभरे हैं, आगे आने वाले सालों में नहीं पता क्या ऐसा कोई और दोबारा से दौर आएगा कि नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो उससे पहले ही हम लोगों को इसके लिए तैयार रहना है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सभी के सभी देशों को एक दूसरे का साथ देकर ही आगे बढ़ना चाहिए। ये कुछ चीजें थी जो कि G20 शिखर सम्मेलन में जिसके बारे में चर्चा हुई। G20 के बारे में कुछ तथ्य जान लीजिए। इसका गठन 1999 में हुआ था, जब 1990 के दशक में वित्तीय संकट पूरी दुनिया पे एक बार फैला था, खासकर पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में। तब से तय हुआ कि जो बड़े बड़े देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, ऐसे देशों को साथ में रह करके अपनी नीतियां बनानी चाहिए। पता होना चाहिए कम से कम कि और देश क्या सोच रहे हैं, उसी तरह से आप भी अपनी नीतियां बनाइए। उद्देश्य यह है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना है। पूरे अगर आप G20 समूह को देखें, विश्व भर की 60% आबादी, विश्व की 80% GDP और विश्व का 75% जो व्यापार है वो इन G20 देशों से ही आता है। याद रखिएगा,
G20 का मतलब 20 देश नहीं है, G20 का मतलब है 19 देश और यूरोपीय संघ। आपको पता है यूरोपीय संघ में बहुत सारे देश हैं, तो G20 मतलब अगर आपको कथन ऐसा आता है कि G20 में 20 देश हैं तो यह गलत होगा। 19 देश हैं और जो 20वां सदस्य है वो यूरोपीय संघ को एक पूरा सदस्य इसमें माना जाता है। आज का आखिरी विषय जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है दलाई लामा को हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार से नवाजा गया है। गांधी मंडेला पुरस्कार क्या है, ये किसे दिया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। अब गांधी मंडेला पुरस्कार गांधी मंडेला फाउंडेशन देती है। ये एक ट्रस्ट है जो कि जिसका पंजीकरण सरकार द्वारा किया गया है। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, ये जो ट्रस्ट है ये एक पुरस्कार देते हैं उन्हें जो कि महात्मा गांधी और दक्षिण अफ्रीका के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं नेल्सन मंडेला, उनके मूल्यों को आगे बढ़ाते हैं। उनके मूल्य जैसे कि अहिंसा, शांति, इन मूल्यों को आगे बढ़ाने वाले लोगों को इस पुरस्कार से नवाजा जाता है। फाउंडेशन ने जो महात्मा गांधी है उनकी 150वीं जयंती पर इस पुरस्कार की स्थापना की थी। अब ये पुरस्कार किसे मिलता है, चयन कैसे किया जाता है? ट्रस्ट का कहना है कि यह पुरस्कार उन्हें दिया जाएगा जो शांति, समाज कल्याण, संस्कृति, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, खेल, नवाचार के क्षेत्र में योगदान देते हैं और ऐसे करके गांधी मंडेला की जो विरासत है उसे और आगे बढ़ाते हैं। इस बार यह पुरस्कार दलाई लामा को मिला है। यह पुरस्कार चुनने के लिए एक समिति बनाई गई थी। समिति में थे भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ज्ञान सुधा मिश्रा, नेपाल के पूर्व मुख्यमंत्री न्यायाधीश केदारनाथ उपाध्याय। इन सबको जूरी में लिखा गया था, जूरी के ये हिस्सा थे और इस जूरी ने तय किया कि दलाई लामा को ये पुरस्कार दिया जाएगा। इससे पहले अगर आप देखें, ये पुरस्कार 2019 में इसकी स्थापना की गई थी। पहले संस्करण में ये किसे किसे दिया गया था? नेपाल के प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद ओली शर्मा को दिया गया था। बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति स्वर्गीय शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया था। शेख मुजीबुर रहमान जिनकी बेटी शेख हसीना अभी भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। जैसा कि आपको पता है, शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश को जब पाकिस्तान के चंगुल से छुड़ाया गया, बांग्लादेश को आज़ाद किया गया था भारत के युद्ध के बाद, उसमें शेख मुजीबुर रहमान की बहुत बड़ी भूमिका थी। इंदिरा गांधी के बहुत करीबी उन्हें माना जाता था। श्रीलंका के पहले राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉन स्टीफन सेनानाइके और भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी और अन्य राज्य के सरकारों के प्रमुख इसमें शामिल थे, जिन्हें पहली बार 2019 में इस पुरस्कार से नवाजा गया था। और ये थी आज की हमारी खबरें अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ी हुई इस सप्ताह की। जैसा कि आपको पता है, हर बुधवार रात 8 बजे आपको ये कार्यक्रम देखने को मिलता है, जहां पे हम पिछले सप्ताह की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उस पर चर्चा करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं अब तक आप बायजूस एग्जाम प्रेप का जो हिंदी का चैनल है उसको सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर नहीं तो जल्दी सब्सक्राइब बटन दबाइए, ताकि अगली बार अगर आपको एक क्लास मिस भी होता है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि क्लास आ चुका है। इसके अलावा आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए किस और अलग अलग विषय को हम लेकर के आए आपके सामने इस लाइव क्लास के साथ, और आपके जितने भी और दोस्त हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी इसे साझा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।